अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इस्तीफा नामंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का जो इस्तीफा था, कल उन्होंने ARY के शो पे से अनाउंस किया था, आज वो मंजूर नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि वो मुतमईन है जो जवाब अभी तक पेश किया गया है। बहरहाल प्रोग्राम के पहले इस पर बात होगी, आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्या APC फाइनली होने जा रही है और उस पर एजेंडा क्या है, क्या तरीक़ेकार है, कौन लीड करेगा, उसके क्या TORs होंगे, इन पे बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आखिर में वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा कराची है, क्या उम्मीदें हैं? उससे पहले आज हम देख रहे थे बिलावल साहब ने प्रेसर भी की है और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी आइस अपेरेंटली ब्रेक हो गई है। आज बड़ी एक जिसे कहते हैं टोन इस तरह की थी जिसमें तमाम मसाइल को बैठकर हल करने की जो पॉलिटिकल विल है वो ऑफ कोर्स तहरीक इंसाफ की तरफ से भी नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी में भी आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की है कि लगता उन्हें यह है कि बहरहाल कराची के बारे में इस मरतबा सीरियस है प्राइम मिनिस्टर। आगाज करते हैं इस्तीफे नामंजूर के हवाले से, इसलिए क्योंकि आज कुछ बयानात सामने आए। मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट की है। बिलावल साहब ने कहा कि जो जवाब दिए हैं आसिम बाजवा साहब ने, मेरा ख्याल है पहले अगर उनका हम रिबटल सुन लें वो क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हम बिलावल और मरीम की स्टेटमेंट पे आएंगे। जी जरा देखिए क्या कहा कल उन्होंने अपनी जो उस पूरे जवाब के हवाले से अरशद शरीफ साहब के शो पे। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, मैंने डिसाइड किया टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ SAPM इंफॉर्मेशन और मैं अपने आप को फोकस करूंगा ऑन द मेन वर्क विच इज हेडिंग CPEC अथॉरिटी। उसके बाद खबर ये आई कि आज दोपहर के करीब वजीर आजम साहब से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन वजीर आजम ने कहा है कि जो जवाबात दिए गए हैं आसिम बाजवा साहब की तरफ से वो उनको मुतमईन कर रहे हैं और वो किसी किस्म का इस्तीफा नहीं कबूल करेंगे। ही शुड कैरी ऑन विद हिज जॉब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक प्रेसर किया और उस दौरान जब ये सवाल पूछा गया तो उस इशू को एड्रेस करते हुए उनका क्या कहना था, जरा सुनिए। अगर इस्तीफा दिया गया है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि दाल में कुछ काला है, और अगर हमारे ऊपर न्यूज़पेपर स्टोरीज की बुनियाद पे JITs बनते हैं तो लोग सवाल पूछेंगे कि दूसरे के लिए JIT कब बनेगा, उनका गिरफ्तारी कब होगा। अगर इस मुल्क में एक कानून है तो फिर जो सलूक हमारे साथ होता है उस सारे के सारे एडवाइजर स्पेशलिस्ट उन पे भी फिर उम्मीद है कि लगेंगे। बहरहाल इस बात की क्लैरिफिकेशन जो दी गई वो ये थी कि जो इस्तीफा है वो इस वजह से नहीं दिया गया कि ये जो स्टोरी अहमद नूरानी के सामने आई, बल्कि इस वजह से दिया गया है क्योंकि वो दोनों जो ओहदे हैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे और वो अपनी फोकस जो है वो CPEC के ऊपर रखना चाहते हैं। बहरहाल मरीम नवाज शरीफ ने आज ट्वीट की, उनकी ट्वीट आपके लिए पढ़े देते हैं। इस पर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि एहतसाब का बयानिया अपनी मौत आप मर गया है। ये वजीर आजम के इस्तीफा कबूल ना करने के बाद की ये ट्वीट है। इस्तीफा मंजूर कर लेते तो खुद भी मुस्ताफी होना पड़ जाता। NRO क्यों और कैसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है, कौम को समझाने को का शुक्रिया, जवाब तो फिर भी देना पड़ेगा। अब लोगे एहतसाब का नाम, ये इन्होंने मुखातिब गालिबन वजीर आजम इमरान खान साहब को ही किया है, जो इससे अब आप असेस कर पाते हैं। प्रोग्राम के पहले से भी जरा इस पर गुफ्तगू होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे और APC और दीगर मामला पर भी बात होगी। अली मोहम्मद खान साहब वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। शैला रजा साहिबा साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली कराची से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आगाज में अगर आपसे करूँ अली मोहम्मद खान साहब, ये वजीर आजम साहब को उनका जवाब पसंद आया, वो उससे मुतमईन हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही बनाए हुए पैमाने के तहत आप समझते हैं कि ये जो जिस तरीके से इस मामले को डील किया गया है, अगर कोई और हुकूमत में होता तो क्या आपके मुतालबात मुख्तलिफ ना होते? यही होता कि अगर कोई इस तरह दे दे एक्सप्लेनेशन तो वो काबिल कबूल, अगर वजीर आजम समझे तो ठीक है फिर आगे चला जाए। आप तो कंटिन्यू कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। ये काफ़ी सीवियर एलिगेशंस थे जनरल बाजवा साहब पे, आसिम बाजवा साहब पे, और उन्होंने मेरे ख्याल में एक दिन लगा के, 2 दिन लगा के इसका कल जो प्रॉपर एक जवाब दिया है वो मैंने भी देखा और आप सबने, हम सब ने देखा है। मैं समझता हूँ उन्होंने काफ़ी सारी इसकी वजाहत जो है वो कर दी है और जो कन्फ्यूजन्स को फैला रहे थे उसकी क्लैरिफिकेशन काफ़ी हद तक आ गई है। अच्छा। तो वज़ीर आज़म साहब ने इस पे जो उन्होंने इज़हार किया, देखें आसिम बाजवा साहब ने तो अपनी तरफ से एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया कि उन्होंने इस ओहदे को ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैं ज़ाती तौर पे उनके इस इस्तीफे वाली बात से मैं तो एग्री नहीं करता था। उसकी वजह ये थी कि इस तरह से अगर आप
लोगों की बातों की वजह से या किसी भी वजह से अगर कोई जिम्मेदार लोग और ऑनरेबल लोग इस तरह इस्तीफे देने शुरू कर दें, इससे मुल्क का निज़ाम नहीं चलता। हाँ, उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया। अच्छा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके जवाब से वो मुतमईन है। और मेरा कल से मेरा एक ख्याल था जो मैंने शेयर नहीं किया था लेकिन मेरा ये ख्याल था कि पीएम साहब इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि दुनिया में किसी भी शख्स को अगर ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, प्रेशर में लाके उससे फैसले नहीं करवाए जा सकते, तो एक आदमी अगर हो उसका नाम इमरान खान। तो अगर एक प्रेशर डालने की कोशिश की गई आसिम बाजवा साहब पे और उन्होंने जो उसका एक मुनासिब जवाब दिया है, अच्छा। वज़ीर आज़म साहब उस पर मुतमईन है। हाँ। तो उन्होंने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब उनका ताल्लुक है या मरियम सफदरवान साहबा या मरियम नवाज साहबा की बात है, तो अगर वो इससे मुतमईन नहीं है तो एक जमाने में हम मियां नवाज शरीफ साहब के जवाब से मुतमईन नहीं थे। जब मियां साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर मशहूर मारूफ कलमात अदा किए कि हुजूर ये वो ज़राए, और मरियम साहिबा ने ये बात की थी कि मेरी पाकिस्तान से बाहर तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टियां भी निकल आई हैं और वो ज़राए का भी पता लग गया। अच्छा। हम मुतमईन नहीं थे इनकी तरह, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें खुद ही पता था सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। तो अगर इन्हें नहीं पता तो मैं दोनों को बता दूं, ये पार्लियामेंट हाउस के साथ ही कोई 500 गज के फासले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा। इमरान खान साहब की तरह मरियम साहिबा आप भी और बिलावल साहब आप भी पिटीशन लेके चले जाएं, क्योंकि आप मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फिर दूध का दूध और पानी का पानी। जो आपका आखिरी नुक्ता है, ये इसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ये बात आपने ठीक की, लेकिन मैं चूंकि वजीर आजम साहब के अपने बनाए हुए पैमाने की उसके ऊपर बात करना चाह रही थी, तो आप कहते हैं आपकी जमात, आपके प्राइम मिनिस्टर मुतमईन है, ठीक है जी। शैला साहिबा, ये जो आज बिलावल साहब ने ये JIT और ये तमाम मामलात का जिक्र किया, जो हम देख भी रहे हैं कि पहले हुआ भी है इस मुल्क में, तो वो ये वैसे अली मोहम्मद खान साहब की बात दुरुस्त है कि इसमें फिर अपोजिशन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, वो फिर उन्होंने फॉलो अप भी किया, वो उसको प्रेसेस भी करते थे। तो फिर इसमें तो अगर नहीं वजीर आजम मुतमईन है, तो फिर अपोजिशन के बतौर आप मुतमईन नहीं है, तो फिर क्या है? अच्छा, मैं समझती हूँ कि आसिम बाजवा साहब बहुत खुशकिस्मत इंसान है जिनसे इमरान साहब मुतमईन हो गए। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वो मुतमईन हुए खुसरो बख्तियार से, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो मुतमईन हुए आमिर कियानी से, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो मुतमईन हुए जहांगीर तरीन को बाहर भिजवा दिया, और बिल्कुल उसी तरह जैसे वो आज़म सवाती से मुतमईन है। काश ऐसी किस्मत आसिफ अली जरदारी साहब की भी होती कि सख्त तरीन क़ैद 11.5 साल काटी और जिसमें तशद्दुद भी हुआ और फिर वो बरी हुए बाइज़्ज़त, लेकिन ये मुतमईन नहीं है। अभी जो है उन्होंने अब कहीं जाके रेफरेंसेस दाखिल हुए, पहले वो अरेस्ट हो गए, उनकी हमशीरा भी अरेस्ट हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको ज़मानत मिली, लेकिन अभी तक मुतमईन नहीं है। इसी तरह मेरे स्पीकर साहब जो हैं वो तमाम सवालात का जवाब दे रहे थे, उनको दूसरे दिन कराची ही आना था, लेकिन एक तरीके से जो है वो उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को डैमेज किया गया और अभी तक जो ये हफ्ता गुजरा है, आज गुजर रहा है, उन पर रेफरेंस नहीं फाइल हुआ। खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो उनको साल होने वाला है और अभी तक कुछ नहीं हुआ और इमरान साहब मुतमईन नहीं है। इसी तरह न नैब मुतमईन है, इसी तरह जो है वो कितनों का नाम लूँ, शर्जील इनाम मेमन का नाम लूँ, डॉक्टर आसिम का नाम लूँ, ना नैब मुतमईन है, ना इमरान साहब मुतमईन है। चोर डाकू, जबकि बकौल उनके कि वो बिल्कुल ही एक न्यूट्रल इदारा उनकी तहकीकात कर रहा है, तो जब साबित नहीं हुआ तो आप क्यों इल्ज़ाम देते हैं? और यहाँ पर नैब भी आगे नहीं बढ़ी, तो हम एहतसाब से घबराने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन फिर कानून सबके लिए, जो इमरान साहब क्या कहते थे, एक बराबर। बिल्कुल इसमें, लेकिन ऑपोजिशन इसमें फॉलो अप करती है। शैला साहिबा, आपका फॉलो अप जो है, जो अली साहब ने बात की, अब जो फॉलो अप की बात है, अब जो फॉलो अप की बात है, तो मैं समझती हूँ कि तारीख इतने कमज़ोर दिमाग की नहीं होती। जब ये गए थे नवाज शरीफ के साहब के ख़िलाफ़, और तो इनके जो सारे सबूत थे और जो सब कुछ था, वो पकौड़ों के उसके ऊपर पकौड़े रख के बेचने का मशवरा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने खुद नोटिस लिया था
और फिर जो फैसले हैं जिन जिन केसेस में वो आप देख चुके हैं। चले वो तो उसमें खैर आप लोग भी बतौर ये मुतमईन नहीं होते, ये मुतमईन नहीं होते यास्मीन राशिद की रिपोर्ट पे, ये मुतमईन नहीं होते लैब्स की रिपोर्ट पे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी किस्मत है, मुतमईन हो गए। चले। लेकिन वो जो पनामा वाले मामले में तो जी आप लोगों की भी तो क्लियर पोजीशन थी ना, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतमिन होने या ना होने की, उसमें आपकी बड़ी क्लियर पोजीशन थी। आप भी कहते थे नवाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए। जब एक पार्टी अदालत में चली गई तो हमने कोई नवाज शरीफ साहब को फेवर तो नहीं दिया, हमने देखा और हम बहुत कुछ इस पे सियासी मौका देखा, मेरा ख्याल है सियासी मौका देख लिया, सियासी डिसीजन भी था ना। नहीं, हमने स्ट्रेट अवे कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे उनके मुकदमों में। हमने उनके ज़माने में बहुत दुख सहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक कानून हमें रास्ता दिखा रहा है उससे बढ़ के हम खुद ज़बानें चलाएं और खुद एक मौक़िफ़ रख के अदालत में चली गई एक चीज़, अदालत ने खुद नोटिस ले लिया। अब जो बहुत बड़े बड़े थे उनके सबूत जीरो हो गए, अब अदालत ने जो फैसला किया है उससे चले वो भी इतना पुराना वक्त नहीं हुआ। सबको मालूम है कि वहां पर कितना प्रेशर अपोजिशन पार्टीज की तरफ था, उसमें एक पीपल्स पार्टी भी थी। बहरहाल ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी, अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये मरीम साहिबा ने कहती हूं कि था जो हमारा किरदार था वो अदा किया। हाँ ठीक है। अब्बासी साहब, ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट की है कि एनआरओ क्यों और कैसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है, कौम को समझाने का शुक्रिया। तो ये आज ये एनआरओ हुआ है, वो ये इस इशू पे इम्प्लाई करना चाह रही हैं, यही जो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं इस आपके सवाल के ऊपर आने से पहले अली मोहम्मद खान साहब ने हमें कोई रास्ता दिखाया है। हम अली मोहम्मद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एलिगेशन ना तो अपोजिशन ने लगाए, ना ये हमारे एलिगेशन थे, ना ये खबर हमने दी है, ना ये इंक्वायरी हमने कराई है, बल्कि अगर ये खबर आई है एक आजाद जर्नलिस्ट ने जिन्होंने दी है, तो उसके बाद अगर फैसला इस्तीफे का भी किया है बाजवा साहब ने, तो हमारी डिमांड नहीं थी, हमने नहीं कहा था। लेकिन हम ये जरूर आपसे तवक्को करते हैं कि अगर आप मेहरबानी करके, हम ये कहते हैं कि हुकूमत अपना जो बनाया हुआ तरीकाकार है उस पर तो अमल करे। जो आपने खुद अपने लिए एक रास्ता बनाया था, आप कहते थे कि अगर किसी के ऊपर एलिगेशन आते हैं वो सच है या झूठ है, पहले वो अपने को हुकूमत से अलग करे, उसकी इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और अगर वो ठीक हो जाए, अगर वो समझता है कि मेरे एलिगेशन गलत है, तो वो वापस आ जाए। आपने सारी अपोजिशन जितनी भी लीडरशिप है, अगर ये सूरत आपने उनको इल्जाम लगाए, आपने इल्जाम की वजह से उनके खिलाफ तकरीरें की हैं, आपने उन पर बुतान लगाए हैं, आप रोज अदालतों में उनको लेके जाते हैं, इंक्वायरी कहते हैं कि हमको सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, आपने नैब को इस्तेमाल किया है। हम उस वक्त भी आपको कहते थे कि मेहरबानी करके एलिगेशन की बुनियादों पर, अगर आप एलिगेशन की बुनियादों पर लोगों को सजा देंगे, लोगों के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे, लोगों की इज्जतें उछालेंगे, लोगों के साथ ज्यादती करेंगे अपोजिशन में, तो ये माहौल पाकिस्तान के हक में नहीं है। आप दोहरी जो आपने एक अपना स्टैंडर्ड रखा हुआ है, मेहरबानी करके इसको अडॉप्ट ना करें। ये सबके लिए एक हो, या तो एलिगेशन हो आपके कि जब किसी के खिलाफ अभी तक हमारी सारी लीडरशिप आप देख रहे हैं अदालतों में गई है, अदालतों में है, नैब के केसेस बने हुए हैं, और बेशुमार वो लोग जिनमें नैब के केसेस अभी बने ही हैं, रेफरेंस भी नहीं फाइल हुए। जरा शैला रजा साहब ने कहा है अच्छा। कोई इंक्वायरी स्टेज पे है, कोई इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, उन लोगों को ना सिर्फ अरेस्ट हुए हैं, सारी दुनिया के मीडिया में आपने वहाँ हमारे खिलाफ एक कैंपेन बिल्कुल उन्होंने केसेस फैसले अपने केसेस भुगते हैं, उन्होंने जेलें भी काटी हैं, उनके कोई मंतकी अंजाम तक चीजें नहीं पहुंची हैं, उनकी जिंदगी के 6-6 महीने एक साल के बाद कुछ प्रूव नहीं हुआ है। सो यस, ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड है और आपकी मैंने ये मौकफ सुन लिया। मेरे इस ट्वीट के ऊपर आ जाइए, ये क्या इसी पस मंजर में ट्वीट किया है मरियम बीबी ने? देखिए जो उन्होंने ये बात, मैं उस पस मंजर पर तो नहीं जा सकता, लेकिन यकीनन ये रोज कह रहे थे अपोजिशन की जमातों को कि आप एनआरओ मांग रहे हैं, आप एनआरओ करते हैं, आप हमसे मांग रहे हैं। हमने तो कब मांगे, हम कहते थे साबित करें, लेकिन हम क्या कहते थे कि क्या आपकी जो पॉलिसी है अकाउंटेबिलिटी की, वो अपनों के लिए और है और दूसरों के लिए और है? क्या आप समझते हैं कि कोई अगर हुकूमत का हिस्सा है और उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं या सच है झूठा वक्त साबित करेगा, क्या आप उसको समझते हैं कि वो ठीक है, उसकी ना कोई इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ना उसको किसी कोर्ट में जाना चाहिए, ना उसके लिए कोई कमीशन बनना चाहिए, आप लोग अदालत में चले जाएं, बड़ा सीधा तरीका है। अगर आपको समझते हैं कि जाना चाहिए तो चले जाएं आप लोग अदालत में। मैं पहले कह चुका हूँ जी कि मैं हमने ये केस नहीं अनफ किया था, ना ही हम इस केस के बारे में हमने
ये हमारा केस था। सर पैनामा भी किसी का केस नहीं था, वो ऑपोजिशन ने अडॉप्ट कर लिया था। इसी तरीके से ये इशू अडॉप्ट करना होता है ऑपोजिशन, अगर वो चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई उसमें दबाव नहीं है। मैं वैसे बता रही हूँ, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चीजें ये हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है कि हुकूमत अपनी पोजीशन क्लियर करे, और अगर हुकूमत ही अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करती, हमारे पास क्या ऑप्शन है? वो फैसला पार्टी ने करना होगा और वो पार्टी बैठ के करेगी। मैं इस वक्त कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। ठीक है सर, वो पोजीशन तो उन्होंने क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा कि हम मुतमईन है, ये उनकी पोजीशन है। मेरा ख्याल है आगे मामला चलेंगे इस पे, इससे मजीद तो आइंदा जिसके ऊपर भी एलिगेशन लगे, अगर उसके खिलाफ कोई बात आए तो मेहरबानी करके यही प्रिंसिपल अडॉप्ट करे ना, फिर उसके बारे में चोर डाकू ना कहा करें, फिर उसके बारे में बाकर लोगों को जो है मीडिया उसके खिलाफ कैंपेन न किया करे। पर मेहरबानी करके एक ही को पॉलिसी रखें ताकि पाकिस्तान के लोगों को कर सके। हम सिर्फ ये गिला में अमीन से और कोई गिला नहीं करते, ना में शिकायत है कि आपने हमारे खिलाफ रेफरेंस किया बनाए, जितने मर्जी है केसेस बनाए, पर हम कहते हैं कि अपोजिशन के लिए अलग कानून और हुकूमत के लिए अलग कानून। ऑलराइट जी, अली साहब आपको जवाब देने जाते, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। हाँ जी जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि वो तो बाजवा साहब की मर्जी है, आसिम बाजवा साहब की, कि उन्होंने अगर कोई उसको नूरानी साहब को जो है कोई सूमू करना है तो वो उनको कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब के साथ और हुकूमत के साथ उनका ताल्लुक है तो वो तो उन्होंने तो उससे पीएम साहब मुतमईन है। लेकिन एक और भी अदालत है, ये अगर ये लोग मुतमईन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का तो मैंने इनको बता दिया है, पास ही है। लेकिन ये शहबाज साहब एक अदालत में जाने वाले थे, ये वैसे भी बैरिस्टर साहब वकील हैं, तो उनको लंदन में कोई वकील नहीं मिला, तो बैरिस्टर हमारे अब्बासी साहब को कर ले। वो मेल ऑन संडे के डेविड रोज वाली कहानी अगर याद हो। अच्छा, मेरा ख्याल है वहाँ पे उन्होंने लीगल नोटिस भेजा हुआ है अली साहब, मेरा ख्याल है लीगल नोटिस भेजा हुआ है, मेरी नजर से मेरा ख्याल है, मेरी नजर से गुजरा था। झूठ का पता चल जाएगा। लीगल नोटिस नहीं, अदालत में जाके सू करें। देखें, सियासी बयानात ना दें। हमने दो इशू उठाए पिछले 7 साल में। नंबर 1, 2014 में हमने धरना क्यों दिया? अच्छा। हमने कहा कि भी हमारे से इंसाफ नहीं हुआ, ठीक है, और दांधी हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए और एक लंबा केस लड़ा। जब हार गए हम लोग, हमने सरनगू किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियां नहीं दी जिस तरह लोगों ने दी। दोबारा पनामा आया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उस पिटीशन को लेके गए, और उसके बाद अल्लाह के करम से अल्लाह ने हमें इज्जत दी, और मियां साहब का वो केस सबको पता है क्या हुआ, उनको फारिग किया। चलिए, यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ऑपोजिशन को अगर प्रॉब्लम है तो वो चली जाए अदालत में। हमारा जो पैमाना है वो यही है कि हम तकारीर से नहीं, आपके अमल से साबित होगा कि आप करप्शन के खिलाफ हैं या एनआरओ और डील। तो ये फिर हमें मरियम साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन अली आप अपना पैमाना भी जरा करप्शन में इतने इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ आप मैं बात करना चाहती हूं, इंटरेस्टेड हैं क्योंकि आपने 2 पैमाने रख लिए हैं, एक मुखालफों के लिए और अपने लिए। इसका मतलब है कि ये नारा है आपका कि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, हम करप्शन के खिलाफ। अच्छा, शैला आपको मैं देती हूं। आप ही ले जाएं कि उनको सुप्रीम कोर्ट का पता बता दें इनको। चलिए जी, शैला साहब आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ऑपोजिशन छोड़े। हम लोग तो चोर डाकू लोग हैं। आप लोग कहा करते थे कि नवाज शरीफ साहब पे केस है, नवाज शरीफ इस्तीफा दे, और आप लोग क्यों नहीं मांग रहे इस्तीफा? फिर अभी मुराद अली शाह पर केस था तो आपकी पार्टी असेंबली में शोर मचा रही थी कि मुराद अली शाह इस्तीफा दे। तो आप लोग इसी मयार को कायम रखें। खुर्शीद शाह से आप इस्तीफा मांग रहे थे, और यहाँ तक के जब साद रफीक साहब जो हैं उनके यहाँ एक्सीडेंट हुए थे तो आपने कहा था कि साद रफीक इस्तीफा दे, इंक्वायरी कैसे हो सकेगी। लेकिन शेख रशीद में जब 100 भी क्रॉस हो गया, आपने आज तक इस्तीफा नहीं लिया और इंक्वायरी कराई। तो मैं आप लोगों के आपके पैमाने की इस्तदा कर रही हूँ। हम तो गलत लोग हैं, चले तो अच्छे हैं, दूध से धुले। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे फिर यहीं से कंटिन्यू कर, बिकॉज़ मैं आगे इस गुफ्तगू को एपीसी की तरफ भी मोड़ना चाहती हूँ, और फिर ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर कल कराची भी जा रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी। अपेरेंटली लग रहा है कोई वर्केबल सोल्यूशन वो निकल कर सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी भी अभी जाहिर लग रहा है कि चाह रही है, सीरियस है कि भाई कराची के ऊपर बैठ के वफाक के साथ कुछ ना कुछ मामला तय कर लिए जाए। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए।
इस वक्त कराची शहर जो है वो तमाम जो पॉलिटिकल सरगर्मियों का जो सेंटर बनने जा रहा है। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पे जा रहे हैं। काफ़ी अरसे से अब देख रहे थे वफाक और सिंध के दरमियान एक महाजराई का सा माहौल था। कोविड हो उस पर भी कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तफाक नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर NCOC की छतरी के तले बैठे और तमाम मामला सॉल्व कर लिए गए। बारिशों के ऊपर हालांकि वो पंजाब में भी हो रही हैं, KPK में ऊपर हो रही है, लेकिन चूँकि कराची शायद सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पर होता है, तो उसके बाद जो वहाँ पर सूरत हाल है इससे जो उसके कोर मसाइल हैं वो जिसे कहते हैं ना उभर के सामने आ गए हैं। कराची के ऊपर जो अवाम की उम्मीदें हैं, वहाँ की क़यादत की उम्मीदें हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम ज़रा आपको कलेक्टिवली दिखाना चाहते हैं कि वफाक, सिंध और खैर इस पर शहबाज शरीफ भी गए, उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला कि भाई क्या किया जाना चाहिए। ज़रा सुनिए पिछले एक हफ्ते में कराची के अंदर क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है इस हवाले से। हम उम्मीद करते हैं वज़ीर आज़म साहब कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहुंचेगा। पूरा सुबह के लिए रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का जो हमारे जरूरियात है अब वो हमारे उम्मीदों पे पूरे उतरेगा। जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे, इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। वज़ीर आज़म का काम था कि ऐसे मौके के ऊपर खुद वो कराची में बैठ के और सिंध हुकूमत के साथ, चीफ के साथ मिलकर वो ये सारे काम करते। सियासत के नज़र कर दिया गया है सारा मामला। हालांकि अगर कोई और वज़ीर आज़म होता, मियाँ नवाज शरीफ होते, वो वहाँ पर कराची में उन्होंने डेरे लगाए होते और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर इमदादी कामों की हम सब मिलकर निगरानी कर रहे होते। क्या कराची के मामले के ऊपर वाकई सियासत की जा रही है? क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मैं देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे गए, APC के हवाले से मुलाकातें करने थे, लेकिन जो कराची की गवर्नेंस के ऊपर भी उन्होंने सवालात किए। शहरा साहब, मैं आपसे इसलिए आगाज़ करूँगी बिकॉज आप लोग को शिकायत रहती है कि जी कराची के बारे में इतना फोकस क्यों होता है, बाकी शहरों का भी तो बुरा हाल है। और सही कह रही हैं आप कि अभी लाहौर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इलाके डूबे हुए हैं, KPK में जो है वहाँ पे लोग जाँ भाग हुए हैं सैलाब की वजह से, लेकिन इशू कराची का इसलिए शायद होता है कि शायद पाकिस्तान का वाहिद ये बड़ा शहर है, 2.5 करोड़ इसकी आबादी है, और जाहिर सी बात है कि आपकी हुकूमत 12 साल से वहाँ पर है, तो फिर ये भी होता है कि भाई इतना वक्त भी दिया तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, अभी भी ये शहर डूब जाता है, तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या खाली आपको क्यों लगता है कि सिर्फ सियासत ही हो रही है? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बिल्कुल कराची के लिए सबको ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। कराची पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन अगर कोई कुदरती आफत आई है कि 90 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, हमारे 2 बड़े डैम थद्दू और हब डैम ओवरफ्लो हुए हैं, बलूचिस्तान की भी पहाड़ियों से पानी बहकर आया है, और जो बारिश पूरे साल में होनी चाहिए थी वो एक दिन में हो गई, फ्लाइट ऑपरेशन नहीं हो सका, तो इसमें सिंध गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है ना। जैसे बिल्कुल कसूर नहीं है इस वक्त KP गवर्नमेंट का कि 2 दिन की बारिश में वहाँ पे सैलाब आ गया, लेकिन पुल तो टूटे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि फिर भी वो संभाल रहे हैं, और पंजाब में भी जिस तरह से जो है बारिश के बाद सब पानी खड़ा है, घरों में घुस रहा है, छतें गिर रही हैं, KP में छतें गिर रही हैं, लेकिन वहाँ पे नाअहली नहीं कही जाती। फर्क है थोड़ा सा फर्क है, और हमारी जो है मैं बताती हूँ फर्क है कि 12 साल देखे हमें किसी ने खैरात नहीं दी है, ये हमने जीता है। और जो यहाँ के जिम्मेदार थे लोकल गवर्नमेंट के, कौन से सूबे में लोकल गवर्नमेंट ने टेन्योर पूरा किया है, और कौन से सूबे में ऐसा था कि KP में उन्हीं की अपनी गवर्नमेंट थी, KP उसी पार्टी की। हमारी तो 6 में से 4 ZMC में MKM और PTI थे, और मेयर भी इनका था। मैं फर्क बता देती हूँ, साबित कर दे कि हमने पैसे नहीं दिए। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, फर्क आप जब बताएं जब हमने लोकल गवर्नमेंट को डेवलपमेंट फंड ना दिया हो, तनख्वाहें ना दी हो, और उसके बाद भी हमने काम किया, तो फर्क ये है। फर्क मैं बताती हूँ, फर्क 2 है कि जब लाहौर या पेशावर के अंदर कोई हादसा होता है, 11 22 या इस तरह की और रिस्पांस फोर्सेस जो है वो फौरन से पहले आ जाती हैं, कराची वालों को ये नसीब नहीं हुई। नंबर 1 ये फर्क। दूसरा फर्क कि आपके शहर का अपना ही जो मेयर है वो इस वक्त गया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात मांगने के लिए वो पिटिशन दायर करने पे मजबूर हो गए। वो तमाम अपने टेन्योर में कहते रहे मुझे इख्तियारात नहीं दिए जाते। ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का वहाँ पे हाल था, आपके बेइख्तियार थे आपके अपने मेयर के मुताबिक। तो ये फर्क दोनों हैं।
अच्छा 1112 अगर किसी को कोविड में ना मिली भी हो, कोविड को हमने जितना अच्छा डील किया वो अलग बात है। ये जो बारिश हुई, तो ये जो आज का दिन है और ये जो इस वक्त का टाइम है, मेरे पास बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है और वो 4 नंबर लियाकताबाद की तरफ वो जो है उसके अंदर पानी आ गया था और कोई गाड़ी उस वक्त चल नहीं सकती थी। अदरवाइज एनडीएमए तो मौजूद थी ना, अगर हम नालायक थे वो निकलते, लेकिन कोई व्हीकल नहीं चल सकता था, इतना पानी था हर जगह, क्योंकि पहाड़ों से भी आ रहा था, डैम भी उबल गए थे। तो एक तो ये बात, दूसरी बात कि सिवाय पीपल्स पार्टी के वजीरों के आपको कोई सड़क पर नजर नहीं आया होगा। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि पहले बहुत ज्यादा वर्नरेबल होता था, इस शदीद स्पेल में भी वहां पे बहुत पानी नहीं रहा, इतना कि जितनी देर उसे रहना चाहिए था। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। जो वसीम अख्तर साहब की बात है, तो अगर हम झूठे हैं तो पिछले साल वाडा साहब उनके खिलाफ नैब में क्यों गए थे कि इनके पास पैसा भी है, इनके पास इख्तियारात भी हैं, काम नहीं करते। आज भी इनके एमपीएस ये कह रहे हैं और एमएनएस, और इसी एक्ट को चैलेंज उस वक्त भी किया गया था। अच्छा। जब ये बना था उस, और राइट होता है किसी का, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। हाँ। अभी भी जब वो जा रहे थे तो उनसे कहा जाता था इख्तियार नहीं है तो घर चले जाओ। तो आज कोई झुटला नहीं सकता कि हमने 2016 से 2020 तक 70 अरब रुपए एडीपी के मद में न दिए हों। लास्ट ईयर 20 महीने में 16.5 अरब, इस दफा 15.5 अरब और 1 अरब नाले की सफाई। फिर भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया, केएमसी के हॉस्पिटल हमने देखे और नाले भी हम ही साफ कर रहे थे, उन्होंने नहीं किए। आपके अपने शहर के जो अगर लोग हैं, बासी शहरी, आपकी इस बात को मान लेते हैं तो ठीक है भाई। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ इसलिए मैं आऊंगी। नहीं माने लेकिन मैं तो सच बोलूंगी ना, उनके ना मानने से मैं, और वो तस्वीरें कराची के अपने शहरी, उनसे पूछे ना, कराची के अपने शहरी शैला, वो वीडियोस, वो तस्वीरें, खुद तस्वीरें बना के, वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे, मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। वो कराची के शहरी ही हैं, अपने मोबाइल फोन से ही बना रहे हैं, अपने घरों की बना। वो तो केपी की भी डाल रहे हैं, वो तो लाहौर की भी डाल रहे हैं। वो तो ये खबरें भी टीवी दिखा रहा है कि सवात से 5000 जो सयाह थे उनको रेस्क्यू किया गया और अगले लम्हे कहता है कि वो टूरिज्म के लिए खोल दिया गया। तो हमारे लिए भी ऐसे जज्बात अगर मीडिया के हो जाएं तो हमें कुछ कराची के शहरी अच्छी तरह समझते हैं कि 30 साल से वो एमक्यूएम को मैंडेट दे रहे हैं, अब उसमें पीटीआई भी आ गई, उससे पहले जमात इस्लामी को। चले जी, 12 साल से इसकी हुकूमत है, उसका कोई इसमें जो है ना स्टेक होल्डर उस तरह से नहीं है, वो बाकी जो है उनके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जो नई कमेटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो साथ मिल बैठने की बात है, बड़ी अच्छी बात है। आज बिलावल ने बड़ा बल्कि वेलकमिंग बात की कि हो सकता है कि इस दफा प्राइम मिनिस्टर साहब उनको सीरियस नजर आ रहे हैं कोई ना कोई काम करने का। ये मुझे बताइए, जो मॉडल होगा, क्या ये कोई एनसीओसी की बेसिस की तरह पे कोई बैठ के कमेटी होगी जहां पे हर तरह से नुमाइंदे बैठा करेंगे, और मतलब कि ये तश्कील क्या दे रहा है ज़हन में खाका सा जब डिस्कशन होती है कि भाई ये इसका कोई सलूशन निकालना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कुदरत का कोई हादसा हो गया है और एक नौजवान लड़का जो है वो एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल लेगेसी रखने वाली जमात का चेयरमैन बन गया है, तो मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू में अपने बाप की उम्र के लोगों के बारे में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। इस तरह से बात करना कि बाप का पैसा फैलाना है, ये वो। देखें, आप नौडोरों में बैठ के अपने बाजारों से बात नहीं करें। अब एक पीपल्स पार्टी जो 4 बार वज़ीर आज़म दे चुकी है मुल्क को, आप उसके चेयरमैन हैं, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म उधर आ रहा है और ठीक है आपने वेलकम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं नामुनासिब समझता हूँ। मैं कभी जरदारी साहब के बारे में या शहबाज साहब या नवाज शरीफ साहब के बारे में सख्त तरीन अल्फाज मैंने यूज़ किए, इस तरह कभी नहीं कह सकते। 1 साल भी आपसे बड़ो, आप जरा एक लिहाज, हमारा कल्चर है हमारी ईस्ट का, तो एक तो ये है। अगर उन्होंने वेलकम किया है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। बिलावल साहब को वेलकम करना चाहिए कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक गुड जेस्चर के तौर पे कराची जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का उधर जाना, इमरान खान साहब का हमारा किसी पे एहसान नहीं, और अगर बिलावल साहब वहाँ कुछ करेंगे तो वो उनका भी किसी पे एहसान नहीं। ये कराची के लोगों का हम पे हक है। और कराची की बदकिस्मती रही, उरूसुल बिलाद, द सिटी ऑफ कायद, द सिटी ऑफ लाइट्स। अनफॉर्चुनेटली कराची का अलमिया ये रहा कि कराची ने जिनको वोट दिया उनका कभी सूबे में वजीर आला नहीं बन सका। मैं एमक्यूएम के दोस्तों की बात कर रहा हूँ। और न कभी वो जो है वजीर आजम बना सके। पीपल्स पार्टी का ये है कि अल्लाह के करम से अल्लाह ने इज्जत दी है, ये 3री बार उनकी वजारत आला वहाँ पे बनी है। इसमें एक में इनिशियल उनका वज़ीर आज़म भी है 2008 से 13 तक। लेकिन चूंकि देखें पॉलिटिकल लोग हैं, मैं कहता हूँ प्योरली पॉलिटिकल, अगर ये 1+1=2 करते हैं तो उसके मुताबिक, चूंकि कराची ने कभी पीपल्स पार्टी को
उस तरह से मैंडेट नहीं दिया और 13 में और कम हुआ, 18 में उससे भी कम हुआ। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि कराची से हमारा वज़ीर आला तो बन नहीं सकता, कराची से हमारे मेंबर्स कम आते हैं, फोकस उनका इंटीरियर सिंध की तरफ चला गया। उधर कितना है वो भी आपको पता है, लेकिन इधर नहीं उन्होंने लगाया। अब आगे क्या करना है? मैं ही समझता हूँ, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि कराची के अवाम को पता है कि किसकी वजह से वो कुदरत के इस इम्तिहान में जो है वो एक आग में जल रहे हैं। अच्छा। एक मुश्किल में है, तो उनको पता है किसने किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 12 साल की जिसकी हुकूमत है उनसे ही वो पूछेंगे। लेकिन इस वक्त कराची का जो रहने वाला है वो जो आखिरी चीज देखना चाहता है वो ये है कि मरकजी हुकूमत और सिंध की हुकूमत आपस में जो है लॉगर हेड्स में चले जाएं और लड़ाई में चले। नहीं होना चाहिए। लेकिन अली साहब एक मिनट देखें ना, ये विफाक की इमरान खान साहब जो है वो कराची आ रहे हैं, अच्छी बात है सर, वो मार्च में भी आए थे और उन्होंने कराची में 18 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 162 अरब रुपए का ऐलान किया था। और मार्च में ही तहरीक इंसाफ के जो 14 मेंबर कौमी असेंबली कराची से मुंतखब हुए हैं, ये एक बड़ा चंक है, साइजेबल चंक है, जिनको मजबूरी तौर पर 3.4 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती फंड्स दिए गए थे। मैं ये नहीं कह रही कि इससे पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी एब्सॉल्व हो जाती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इससे पहले विफाक जो है यहाँ पे फंड्स अपने उन लोगों को दे चुका है। क्या इवन उधर से भी शिकायतें आ रही हैं कि जी यहाँ पर भी बुरे हालात हैं आपके अपने MNAs की इलाकों के अंदर, वहाँ के लोग। प्लीज मुझे 1-2 मिनट इस पे दीजिएगा, क्योंकि बात आपने जो छेड़ी है तो रिस्पॉन्स का प्रॉपर आना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम कराची में डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस करते हैं, एक एनडी में हमने किया, उससे थोड़े हालात बेहतर हुए, उस पर भी पीपल्स पार्टी के दोस्तों को 18वीं तरमीम याद आई और उस पर हम पे लान तान किया गया, लेकिन कराची के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। अगर हम डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं तो वो हम समझते हैं कि हमें उस तरह से नहीं करना चाहिए था, या भी शायद हम डायरेक्टली उस तरह से इंटरफेयर ना करें, हम चाहते हैं सिंध हुकूमत को साथ लेके चलें। हालांकि माजी में ये रिवायत मौजूद है, ये बैरिस्टर अब्बासी साहब की जमात जब उनकी हुकूमत थी मियां साहब की 1999 में गौस अली शाह साहब को स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर और सिंध अफेयर्स रखा गया विद पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो एक तरह से गवर्नर राज उन्होंने लगाया था वहां पे मरकज से, हम ऐसा कुछ नहीं करने लगे। अब जहां तक आपने फंड्स की बात की है, तो मैं चूंकि उस स्टीयरिंग कमेटी का एक मेंबर हूं बेइज्जत पार्लिमानी उमूर के वजीर के, अच्छा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उधर हमारे मेंबर्स को, मैं शैला बीबी जो डिप्टी स्पीकर रही हैं, ये तरक्याती कामों को बहुत बेहतर समझती हैं कि वहाँ हमारे जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम जो है मैंने साहिबान को ये है कि यहाँ से जो फंड्स मरकज ने इशू किए हैं उनको मजबूरन पाक PWD या हमारे मरकजी इदारों के जरिए लगाना पड़ता है, क्योंकि सूबे के जरिए जो CM ऑफिस से जो लगना है इरिगेशन की मद में, पब्लिक हेल्थ की मद में, किसी भी सिविल वर्क्स में, वहां से उनको थ्रू नहीं किया जाता, तो उनका फंड रोक दिया जाता है। अच्छा। इस वजह से मरकज में एक मसला है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें आखिरी बात, आप खुद भी मारिया बीबी हैं, आप माशाल्लाह कराची से हैं और आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर से हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कराची मिनी पाकिस्तान है। हालांकि पख्तूनों का जो है दारुल खिलाफा खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बहुत बड़ी तादाद में पख्तून सबसे ज्यादा बलोच उधर रहते हैं। एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मैं दिल से आपको कह रहा हूँ, दिल के दर्द से कह रहा हूँ कि कराची डिजर्व बेटर। कोई हमारा सर डेफिनेटली कराची डिजर्व्स बेटर, कराचीइट्स डिजर्व बेटर। मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है, वो बहुत बेहतर डिजर्व करते हैं गरीब। हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बात अभी फ्लडिंग हुई है, इस पे आखिरी बात ये है, मैंने कुछ दिन पहले जब पहले दिन ये हुआ, नदीम मलिक साहब के साथ भी बात की, आपके प्रोग्राम में भी बात करता हुआ जा रहा हूँ, वो ये है कि हम हर दफा जब हादसा होता है हम लोग कहते हैं जाग जाते हैं, जैसे ही हालात बेहतर होते हैं भूल जाते हैं। आई थिंक ये आखिरी हादसा होना चाहिए जिसके बाद हम उसको ना भूलें और एक लंबी प्लानिंग करें। बिल्कुल जी, अब जो लोगों का नुकसान हो गया वो तो हो गया, हम तो ये दरख्वास्त करें कि अगले साल ना हो, आइंदा ना हो, खुदा के वास्ते। वो जो नुकसान हुआ तो वापस नहीं आ सकता ना। अब्बासी साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, शहबाज शरीफ साहब भी आज गए कराची में, गए वहाँ पे। बहरहाल शहबाज साहब ने एक बात की है, वो कह रहे हैं कि निगरानी हमें खुदारा आप लोग निगरानी ना ले, जो है वो भी चला जाए। अच्छा चले, मुझे अब्बासी साहब इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए। सर ये जो मसला है, आपको लगता है कि विफाक के साथ बैठ के ये जो मामला है, ये अप्रोच ठीक है तरीके इंसाफ की? अच्छी बात है भी, साथ मिलके चले, साथ मसला सॉल्व करें ना, साथ सबके स्टेक्स हैं वहां पे। देखिए जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे ना सिर्फ बड़ा शहर है बल्कि उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की इकानमी में और पाकिस्तान की प्रोग्रेस में और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में भी उसका बड़ा रोल है इस शहर का। अब बदकिस्मती से कि बड़े अरसे से वो शहर बड़ा निगलेक्टेड रहा है और उसके बड़े सीरियस मसाइल चले आ रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह का माहौल वहाँ पैदा हो गया है, जिस तरह लोगों ने सफ़र किया है, शायद दुनिया के किसी शहर में इतनी बड़ी सफरिंग से लोग इस वक्त गुजर रहे हों जिस तरह कराची से लोग गुजरे।
आप ये देखें, अगर हम इल्ज़ाम पे लगाना शुरू कर दें, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं, अगर एक दूसरे से पॉइंट स्कोरिंग करें, अगर सियासी बातें करें तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। वक्त है कि तमाम हुकूमतें मिलकर और सबसे ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट लीड ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ रखे, चीफ मिनिस्टर साहब को साथ बिठाए, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस पे खुद बैठे वहां पूरे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, वहां बैठकर वो कहें कि मेरे सियासी इख्तलाफात हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन मैं तमाम लोकल गवर्नमेंट को भी साथ, सबको साथ बिठाएं, सारे स्टेक होल्डर को बिठाएं, फेडरल गवर्नमेंट लीड ले और इस शहर की बेहतरी के लिए सारे मिलकर पैसे, जितने पैसे खर्च हो सकते हैं, जितना फंड ये दे सकते हैं, अगर इस वक्त भी अगर इस शहर को हम ना बचा सके तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। और ये वक्त पहले नहीं हुआ है, हमारा पीपल्स पार्टी का सख्त इख्तलाफात था, टेररिज्म की बड़ी शिकायत वहां आ गई है, वो कुछ चीजों के खिलाफ थे, यहाँ से हमने रेंजर भेजी हुई थी, वो नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब गए तो उन्होंने कहा कि हम कायम अली शाह साहब को हाँ कराची ऑपरेशन के करें, हाँ वो साथ थे, वो उनके साथ में सारे फेडरल एजेंसी जितने भी इदारे हैं उनके मैं डिस्पोजल पे रखता हूं कि हम चाहते हैं कि कराची की बेहतरी बिल्कुल जी, जो सूबा है सूबे की ओनरशिप होती है, जो सूबे का वजीर आला होता है वो ही लीड करता है, अगर कोई काम हो उसकी आप मुआवनत कर सकते हैं, उसकी आप मदद कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ ये हुआ बल्कि वहां से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो शहर में उस वक्त बहुत ज्यादा टेररिज्म था, आप जानते हैं कि रोज लाशें गिरती थी, बदअमनी थी, बिजनेसमैन भाग गया था, वो पहली दफा शहर का अमन बहाल किया गया है और ये क्रेडिट हमारे हुकूमत को भी और प्रोविंशियल हुकूमत को भी जाता था, उनको मिलकर काम किया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब अगर जा रहे हैं, पहली दफा वो कहें, वो चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाएं, उनको साथ बिठाएं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, उनको कहें कि हम पूरे जितने भी आपको फंड चाहिए आपके डिस्पोजल पे डालते हैं, उसकी जरूर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, एक मर्जी का मैकेनिज्म बनाएं, लेकिन मेहरबानी करके बातों से सिर्फ नहीं, एक दूसरे के ताने न करें, बिल्कुल जी, और लोग भी शहर के लिए, जिस शहर ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा किया है, वो लोग अब लोग भी सुन के थक गए, वो भी कह रहे कि भैया कुछ करें, अब हमें बातें सुनने के लिए अब ना उनके पास पेशेंस है ना उनके पास टाइम है। बहरहाल ब्रेक पर जाएंगे, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वापस आएंगे तो इस मुल्क में इंसाफ के निजाम का हाल क्या है, जरा आपको छोटी सी कहानी सुनाएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मॉडल कोर्ट कोयटा ने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक रुकन सूबाई असेंबली मजीद खान अचकजई को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया है। अब ये जो वाकया है ये तमाम लोगों ने अपनी कैमरे की आंख में महफूज हुआ और उन्होंने देखा। ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर अताउल्लाह की हलाकत का ये वाकया है जो 20 जून 2017 को कोयटा शहर के जरगून रोड पर एक लैंड क्रूजर की टक्कर से पेश आया था और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अताउल्लाह को गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी क्योंकि वो उस वक्त दूसरी जानिब की ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था। जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त मजीद खान रुकन बलोचिस्तान असेंबली और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे। इब्तदाई तौर पर सिविल लाइंस पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की हलाकत का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया था। हालांकि आप देख रहे थे कि बिल्कुल दिन दहाड़े में नजर आ रहा है कि जी कौन किसको टक्कर मार के कहाँ जा रहा है। मगर जब इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज मीडिया पर नशर हुई तो मजीद खान अचकजई को वाकये के 3 रोज बाद गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद 6 माह बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया था। यहाँ ये सवाल है कि हमारे निज़ाम जो है इंसाफ का, इस पर रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत है, शायद इससे पहले कितनी बड़ी एग्जाम्पल आप सामने ना देखे हों कि जहाँ गैर वाज़े या अदम सबूत की बुनियाद पर मुल्ज़िमान बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं और गरीब इंसाफ से महरूम रहता है। अब देखिए ये आपके सामने मौजूद है तमाम फुटेज, ये मुल्ज़िम मुजरिम जो भी, और उसके बावजूद वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं अदम सबूत की बिना पर। मतलब जो चीज़ वीडियो पे रिकॉर्ड हुई हुई है उसके बावजूद अदम सबूत की बुनियाद पर वो बरी हो जाते हैं। ये है हमारे यहाँ पे तालीम जो इंसाफ का महकमा है उसका नोहा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।